राइट, आगे हम पढ़ने लगे हैं कुछ और कॉजेज जिसकी वजह से मार्केट फेल हो रही होती है, यानी कि ओवर कंजम्पशन होती है या अंडर कंजम्पशन होती है। इसी तरह ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन हो सकती है। तो उसमें हमारे पास ये जो हमें रीजन नजर आ रहे हैं, जैसे कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड मॉरल हैजर्ड। अच्छा, अब होता ये है कि अ, कई दफा कंज्यूमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती किसी प्रोडक्ट के बारे में या उसके बेनिफिट के बारे में। तो ऑब्वियसली वो फिर उसकी कंजम्पशन या तो ज़्यादा कर लेता है या कम कर लेता है। और इसमें अगर मैं कहूँ तो जो आपके मेरिट या डीमेरिट गुड्स आते हैं वो इसी कैटेगरी में आ सकते हैं ना, क्योंकि मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स का मेन इशू यही होता है कि उसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि इसका बेनिफिट जो है वो एक्चुअली कितना है, आपको है और दूसरों को भी है क्या। और इसी तरह अगर हम ये कहें कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो वो भी आपको आइडिया नहीं होता कि आपको अगर है तो वो कितना है, और आपके इस्तेमाल करने वालों आपके इस्तेमाल करने के अलावा दूसरों को कितना है। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि जो शुगर है वो एक डीमेरिट गुड है, तो आपको लग रहा है कि ये डीमेरिट गुड है, और इसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो है इसकी ओवर कंजप्शन होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए डिजायरेबल नहीं है। क्या ख्याल है? जी सर। कैसे भला? कैसे भला? सर अगर शुगर लेंगे तो उसमें फिर ज़्यादा शुगर पेशेंट्स हो सकते हैं, मतलब डायबिटीज़ और ओबेसिटी की वजह से फिर जो गवर्नमेंट है उसको हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी कि अब वो जो फंड्स हॉस्पिटल्स पे यूज़ करिए वो कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकती। और राइट, तो दूसरे और लोग डिमांड कर रहे हैं, फर्ज किया एजुकेशन, तो वहां पे खर्च नहीं हो रहा है, ये एक बात बिल्कुल सही है। और दूसरा ये भी कि अ, वो लोग जो, और भी तो लोग हैं ना जो हॉस्पिटल जाते हैं और जिनको जेन्युइन कोई डिजीज है, और उसमें उनकी अपनी कंजम्पशन की वजह से नहीं है, तो उनको भी दे माइट नॉट बी ट्रीटेड इन द सेम वे, क्योंकि लोड ज्यादा है, तो सारे पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो इस तरह भी उन पे इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक चीज जो कि अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी वजह से चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती कंज्यूमर्स को परफेक्ट, तो उसकी वजह से वो या तो ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं या कम कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये है कि टू मच इज बीइंग बॉट एट टू हाई अ प्राइस। प्राइस ज्यादा है और बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब प्राइस अगर बहुत ज्यादा है फिर तो कम कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन उसको और क्योंकि उसको कंज्यूम क्यों किया जा रहा है ज्यादा, क्योंकि उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि कितने हैं। और इसी तरह से अगर टू लिटिल इज बीइंग बॉट एट टू लो अ प्राइस, कि प्राइस कम है लेकिन लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें कोई इतना फायदा है नहीं, क्योंकि एक्चुअली उनको उसका पूरा फायदा पता नहीं है। तो कम प्राइस होने के बावजूद भी उसको उतना कंज्यूम नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमेशा प्राइस को बेनिफिट से रिलेट तो करते हैं, लेकिन कंज्यूमर उसमें अपने ही बेनिफिट को देखता रह जाता है, या अगर अपने बेनिफिट को नहीं भी देख रहा तो उसको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मुझे भी जो बेनिफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से अ, ये तो हमें नजर आ रहा है, ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में आ रहा है, लेकिन और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अ, एक बंदा है जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, तो दूसरा बंदा उस पर रिलाय कर रहा है कि जो कह रहा है वो सही है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो उसमें सेलर्स हो सकते हैं। सेलर को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता है, और लेकिन वो कंज्यूमर को उस तरह से इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा, तो वो सेलर जो कह रहा है उसी हिसाब से कंज्यूमर बाय भी कर रहा है। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है कि जनाब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको फायदा देगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर, तो कंज्यूमर उसकी इंफॉर्मेशन
के बेसिस पे उसको ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, जबकि शायद उतना फायदा नहीं होना आपको। अब ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इसी तरह है कि ऊपर तो था ना कि इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट है नहीं, यहाँ असिमेट्रिक का मतलब है कि एक पार्टी को इंफॉर्मेशन ज्यादा पता है, दूसरे को कम पता है या नहीं पता। तो जिसको कम पता है वो रिलाय कर रहा है उस बंदे पे जो कि ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। अच्छा, इसमें पर्टिकुलरली हम डॉक्टर्स को ले सकते हैं। तो डॉक्टर्स जो है ना वो, अब जैसे ना मैं कुछ अर्सा पहले मैंने ना अपने जो टीथ है उनका कोई ट्रीटमेंट करवाया था। तो अब ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि देखेंगे इसमें ना ये एक और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है, ये भी करवा लें, ये जरूरी है। तो मैं रजामंद नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखिए ये नहीं करेंगे तो जो अभी हमने ट्रीटमेंट किया है तो उसमें भी बाज का कॉम्प्लिकेशन आगे जाके आ सकती हैं। अभी तो हो गया है ट्रीटमेंट, अब मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, और डॉक्टर जो कह रहा है डेंटिस्ट उसको ज्यादा पता है। तो यहाँ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ गई, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने तो भाई अपने पैसे बनाने थे। उसने तो कहा ठीक है जी, पेशेंट को बनाओ उल्लू, क्योंकि पेशेंट कंप्लीटली रिलाय कर रहा है डॉक्टर के ऊपर। तो बहरहाल मैं तो वो आम पेशेंट था नहीं, मैंने फिर भी इनकार कर दिया। तो लेकिन नॉर्मली जो है वो पेशेंट नहीं कर पाते, वो कहते हैं अच्छा चलिए डॉक्टर साहब फिर ये भी कर दें। अब उसकी कंजम्पशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर की बातों में आके कि भाई ये ज्यादा बेहतर जानता है, ही और शी इज द एक्सपर्ट, तो वो उसको ट्रीटमेंट करवा लेते हैं ज्यादा, और वो ओवर कंजम्पशन हो गई जिसकी जरूरत भी नहीं थी और जिसका कोई इतना फायदा भी बायर को नहीं हो रहा था। तो इसी तरह से आप अगर घर में कोई, लेट से कि कारपेंटर आया हुआ है, कुछ आपकी वुड वर्क हो रहा है, और वो कह रहा है कि जनाब ये आप, या लेट से कि पेंट हो रहा है कुछ भी, तो आप को ज्यादा पता नहीं है, और वो कहता है जनाब, जो कारपेंटर है वो कह रहा है जनाब इसको भी ठीक करवा लें। क्यों दूसरी अलमारी को फर्ज किया आप एक कोई जो अलमारी है उसका ड्रॉअर आप ठीक करवा रहे थे, तो ये दूसरा भी खराब हो जाएगा बाद में, अभी तो चल रहा है। अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है क्यों खराब हो जाएगा, आपने कहा जी कारपेंटर है उसको बेहतर पता है, और आपने उस पे भी उससे सर्विसेज ले ली। इसी तरह पेंट में भी है कि ये पेंट है, इसमें आप जी ऐसा करें कि हमें एक्स्ट्रा केमिकल चाहिए होगा क्योंकि ये दीवार में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें थोड़ी सी नमी है, तो इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, एक्स्ट्रा वेजेस भी देनी पड़ेंगी और एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए होगा। तो ये अगेन हमें नहीं पता वो कह रहा है, तो हम कहें अच्छा चले ठीक है, क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है पेंट के बारे में या दीवार के बारे में, या उसको किस तरह से आ, वो क्या कहते हैं, उस इशू को किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाली केस के वाले ही केसेस हैं। अच्छा, तो अब जितना कंजम्पशन करनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो गई। अब जब कंज्यूमर ऐसे करता है तो हम इसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन, क्योंकि कंज्यूमर ने डिसीजन ले लिया, सिलेक्शन तो कर ली, लेकिन ये उसकी फेवर में नहीं है। और ये तो खाली मैंने आपको ओवर कंजम्पशन बताया है, एट टाइम अंडर कंजम्पशन भी हो सकती है। कि आपने कहा डॉक्टर साहब ये दवाई मैं कंटिन्यू करूं, अभी आप बीमार थे, डॉक्टर भी चले गए, तो डॉक्टर ने कहा नहीं मेरे ख्याल में काफी है, आपने जितनी ली है वो आपने छोड़ दी दवाई, और आपको वो जो डिजीज थी वो दोबारा से अपीयर होना शुरू हो गई। तो अगेन आपको ज्यादा कंज्यूम करनी थी, या नहीं भी हुई तो आपसे ट्रांसफर हो गई दूसरे को, और चूंकि आपने रिलाई किया कंप्लीटली डॉक्टर पे, जबकि आपको लग रहा था कि सिम्टम्स हैं, लेकिन आपने डॉक्टर को कहा या डॉक्टर की सुनी कि भाई 3 दिन दवाई ले लें या 5 दिन दवाई ले लें, उसके बाद जरूरत नहीं। तो ये भी इसमें फिर अंडर कंजम्पशन का केस हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसी तरह अ, ऐसा भी होता है कि बाद अकात, अब हम तो बायर थे ना डॉक्टर के केस में भी, सेलर तो डॉक्टर है। अब बाद अकात बायर जो है ना उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन, सवाल ये, भाई सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में तो सेलर को इंफॉर्मेशन है, वो चाहे डॉक्टर है या कारपेंटर है या पेंटर है जो भी है। लेकिन आपको अपने बारे में ज्यादा पता है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, और आप बाद में बता भी देते हैं डॉक्टर साहब दवाई बता दें, डॉक्टर साहब ये ऐसा करेंगे, ये दवाई रहने दें, इससे ना मुझे रिएक्शन होता है। अब डॉक्टर को क्या पता होता है कि नहीं होता, वो तो आपको पता है।
तो वो आपको कम दवाई भी दे सकता है, या ट्रीटमेंट आपका कम भी कर सकता है। एनीवे, मैं डॉक्टर की एग्जांपल यहाँ नहीं दे रहा, कोई और देते हैं। जैसे कि आप ना, आपने इंश्योरेंस करवानी है अपनी, तो अब इंश्योरेंस के लिए होता ही है कि आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, और ये बताना होता है कि कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो नहीं है आपको। और अगर लेट से आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो नहीं है, लेकिन आपको शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो फिर शायद वो, जब इंश्योरेंस की जाती है ना, तो प्रीमियम ज़्यादा रखा जाता है। प्रीमियम होता है कि आपको रेगुलरली एक पेमेंट करनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को, और तब तक पे करते हैं कि जब तक या तो टाइम पूरा हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, और आपको वो पूरी अमाउंट पे मिल जाती है, या फिर वो इवेंट अकर हो जाता है। और वो इवेंट ऑफ कोर्स आपकी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है अगर मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ से रिलेटेड हो सकता है अगर लाइफ इंश्योरेंस है, कार से रिलेटेड भी हो सकता है अगर कार इंश्योरेंस है, जो भी। तो आपने गाड़ी आपकी थी, आपने कार की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि गाड़ी आपकी जो है वो उसमें इश्यूज हैं, और उन्होंने गाड़ी की रिपोर्ट मांगी तो आपने ऐसे ही फेक बना दी। इसी तरह अपनी रिपोर्ट आपने देनी थी तो आपने फेक बना के दे दी कि जनाब मैं, ये देखें परफेक्ट, मेरी हेल्थ जो है वो परफेक्ट है। तो उसने आपको वो सर्विसेज दे दी, जबकि आपकी सर्विसेज बनती नहीं थी, वो किसी और की बनती थी ना, आपकी नहीं बनती थी, क्योंकि आप तो उस पे, उसके स्टैंडर्ड पे उतर ही नहीं रहे पूरा। तो ये आ, यहाँ प्रॉब्लम आ गया, और वो ये ओवर, अब यहाँ ओवर प्रोडक्शन हो गई। वो वो सर्विस आपको नहीं देनी चाहिए थी लेकिन देनी पड़ गई। इस तरह मैंने एक आपको यहाँ पे बैंक की एग्जांपल भी दी हुई है कि आप बैंक के लिए एलिजिबल होना है तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, तो आपने ऐसे ही डॉक्यूमेंट लेकर जमा करवा दिए जो सही नहीं भी थे, आपको पता था। अब उसको नहीं पता था, उसने कोशिश की होगी अपने सोर्सेज से चेक करने की, लेकिन बहरहाल आपको पता है डॉक्यूमेंट बन जाते हैं ऐसे, और उसने आपको कर्जा दे दिया जबकि आपका कर्जा बनता ही नहीं था, क्योंकि आप जो है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरे नहीं कर रहे थे। यहाँ पर भी ओवर प्रोडक्शन ही हो जाएगी इस केस के अंदर। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह अंडर प्रोडक्शन भी हो सकती है। डॉक्टर साहब को जैसे आपने कह दिया कि डॉक्टर साहब गए और आपने कहा जी मुझे मतलब मैंने डॉक्टर साहब दवाइयां तो लेनी है, लेकिन तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अब बज़ाहिर आप ठीक लग रहे हैं, अब आप कह रहे हैं, आप कहते नहीं मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं, इसको कैसे चक्कर है, ये तो चेक नहीं होता। तो फिर आपको वो सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, और ओवर प्रोडक्शन हो रही है, वो उतनी देर में किसी और पेशेंट को सर्विसेज दी जा सकती थी, लेकिन वो नहीं दी जा रही है, आपको दी जा रही है, और आपको जरूरत नहीं थी। एनीवे, और वो कोई भी वजह होती है, आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है। और आपने वो कह दिया जी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जबकि प्रॉब्लम एक्चुअली है कोई नहीं आपको। कहते हैं ना, एक बीमारी होती है एंग्जाइटी, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। ये डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई टेंशन हो गई तो डिप्रेशन हो गई, ऐसी नहीं होती। डिप्रेशन होती ये है कि जिस पेशेंट को होती है ना, तो उसको अ, कुछ अरसे बाद, एक दिन बाद, दो दिन बाद फील होता है कुछ, मुझे दर्द हो रही है, होती नहीं दर्द, लेकिन ब्रेन जो है वो गलत सिग्नल दे रहा है। तो अब वो, आप तो अब डॉक्टर को नहीं पता आपको एंग्जाइटी है। अब वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब सर में दर्द हो रही है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रही है, मेरे डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है। आप तो डॉक्टर साहब, अब वॉमिटिंग हो रही है, आपको वो कैफियत आ रही है, डॉक्टर साहब को कैसे पता चलेगा आपको वो कैफियत आ रही है? आपकी इंफॉर्मेशन पर रिलाय कर रहे हैं। तो वो बनती नहीं थी सर्विस आपकी, और उसका फायदा भी कोई नहीं था आपको, क्योंकि आपने तो, आपको फील हुआ, आपने कह दिया, जबकि एक्चुअली वो कंडीशन कोई और थी। ओवर प्रोडक्शन हो गई क्योंकि डॉक्टर ने आप पे रिलाय कर लिया, आपकी इंफॉर्मेशन पे। और ऑफ कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इश्यूज, उसमें डॉक्टर कुछ कर ही नहीं सकता। आपको पेट दर्द है, या सर दर्द है, या चक्कर आ रहे हैं, इसके लिए तो कोई डिवाइस बनी नहीं है कि चेक कर सके। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमने कवर कर लिया। इसको बोलेंगे, इस जो अब ये हुआ है, जो जो कंज्यूमर कर रहा है, बायर कर रहा है, इसको बोलते हैं मॉरल हैजर्ड। और नाम से नजर आ रहा है, भाई मॉरल हैजर्ड इसलिए कि आपने, आपका एक्शन ही मॉरल है ना, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे, या हाइड कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, यही है ना। या किसी किसी वजह से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, वो डॉक्टर को बता दो ना मुझे एंग्जाइटी है। अगर आप बता दें डॉक्टर को कि मुझे एंग्जाइटी है, तो डॉक्टर साहब खुद ही कह देंगे कि जनाब आपको कोई मसला नहीं है, आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, वो आपको गोली देंगे, आपकी सारी दर्दें ठीक हो जाएंगी। तो अच्छा, आ गया हमारे पास, आ गया
सर। यूज ऑफ, अच्छा इससे पहले ये इसके बारे में पूछना है कुछ? जी सर, मोरल हैजर्ड जो है वो भी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है, मतलब एक। एक्चुअली नहीं, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो तो ये है कि एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप दूसरे पे रिलाय कर रहे हो, आप अपना डिसीजन नहीं ले रहे। और जो मॉरल हैजर्ड है उसमें तो जानबूझकर जो बायर है वो बता ही नहीं रहा ना, और वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से जो आपका सेलर है वो गेन कर नहीं सकता, तो ऑब्टेन कर नहीं सकता, तो वो फिर आप पे रिलाय कर रहा है और आप उसको इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और मॉरल हैजर्ड दो डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि एक ओरिजिनेट होती है सेलर से और एक ओरिजिनेट होती है बायर से। लेकिन दोनों में जाहिर बात है वो अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, अंडर कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन ये आ जाता है। चूंकि एक ओरिजिनेट हो रही है क्या कहते हैं सेलर से, तो उसमें ओवर और अंडर कंजम्पशन हो रही है, क्योंकि वो आपको मजबूर कर रहा है। मजबूर मतलब ये कि आपको पता नहीं है तो आप उसी पर रिलाय कर रहे हैं, तो ओवर अंडर कंजम्पशन हो रही है। इसमें ओरिजिनेट हो रही है बाहर से, तो जो प्रोडक्शन हो रही है वो ओवर या अंडर होगी, क्योंकि वो अब आप पे रिलाय कर रहा है। जी। ओके सर। अच्छा आगे हमारे पास ये यूज ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इन एनालाइजिंग डिसीजन। वैसे तो हर बिजनेस जो होता है वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है, लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट को ही कंसिडर कर रहे होते हैं, और इसी वजह से आपको पता है मार्केट फेल भी होती है। तो तो अब जब कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें आपने सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को देखना होता है। और ये एट टाइम्स जो बिजनेसेस हैं वो खुद भी करते हैं, यानी कि वो बिजनेसेस जो कि आप कह लो कि हमने बिजनेस में भी पढ़ा हुआ है कि CSR को फॉलो करते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो बिजनेसेस जो ऐसे करते हैं, एक मिनट, ये CSR को, इसका मतलब है वो अपने बिजनेस एक्टिविटी का इम्पैक्ट देखते हैं दूसरों पे क्या हो रहा है। अपने में तो हो रहा है वो तो देखना ही है, दूसरों पे मतलब जो कि आपके कस्टमर नहीं है। अच्छा, तो वो जो फॉलो करते हैं वो फिर सोशल कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे, आप CSR फॉलो नहीं कर रहे, आप कहते हैं यार हमें तो हमारी प्राइवेट कॉस्ट और बेनिफिट से गर्ज है, तो फिर गवर्नमेंट करेगी, सीधी बात है। CSR नहीं, गवर्नमेंट फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेगी, यानी कि सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को देखेगी कि ये बिजनेस जो है इसको अलाउ करना चाहिए टू सेटअप इन ए सर्टेन लोकेशन, या इस बिजनेस को कंटिन्यू करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए। अच्छा तो हम उसकी बात कर रहे हैं और उसी को हम CBA भी बोल रहे हैं। तो टोटल जो कॉस्ट है सोशल, टोटल बेनिफिट यानी कि सोशल बेनिफिट, उसको देखना है, इसलिए यहां पर फुल रेंज लिखी हुई है। अच्छा अब इसमें हमने ये देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच जो है वो, उसमें आप कुछ चीजों को कंसिडर करते हैं। एक तो ये कि प्राइवेट और सोशल, प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट से आगे निकलना है, आपने एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट को भी देखना है। दूसरा, इसमें एक टर्म इस्तेमाल हो रही है शेडो प्राइस। प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट जो है उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, क्योंकि आप पे करते हैं ना मार्केट में, कोई चीज खरीदनी है तो वो प्राइवेट कॉस्ट है, बेचनी है तो वो प्राइवेट बेनिफिट है, तो उसकी भी वो प्रॉफिट होगा। लेकिन जो एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट है इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो फिर वैल्यू साइन करनी पड़ेगी ना। तो और फिर ही आप देखेंगे कि सोशल कॉस्ट ज्यादा है या सोशल बेनिफिट ज्यादा है। और वो इतना इजी नहीं होता कि लोगों को जो कन्वीनियंस हो रही है या जो हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है या जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है उसकी वजह से लोग जो लेट पहुंच रहे हैं, तो ये आपको ये काम भी देखना होता है। जो आम जो जिसमें प्राइवेट कॉस्ट और बेनिफिट को देखते हैं वहां पे तो ये कंसिडर किया ही नहीं जाता। लेकिन ये एक बड़ा इशू है कि मॉनेटरी वैल्यू कैसे असाइन की जाए एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। अच्छा अच्छा, स्टेजेस देख लें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। तो पहली हमारे पास वही ऑल रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट, ऑल रेलेवेंट कॉस्ट।
ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट देखना है, लेकिन समटाइम्स आप ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि इतनी कॉस्ट, देखे ना सामने सामने जो कॉस्ट बेनिफिट नजर आ रही है वो तो समझ आ रही है, बाद आपका जो इम्पैक्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वो आपकी उस करंट लोकेशन से ज्यादा आगे जा रहा है। मतलब आप एक जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, वहां पर आप ऐसे ले लो कि वहाँ कुछ ट्रैफिक कंजेशन, लेट्स से आप कहते हैं हॉस्पिटल है या एक स्कूल है, वहाँ ट्रैफिक कंजेशन होती है क्योंकि वहां पे जब पार्किंग का इशू आता है और कोई वहां से गुजर रहा है, या तो पेशेंट्स होते हैं, या स्कूल ऑफ हो गया है, तो वहां पर फिर पेरेंट्स भी आए होते हैं या पेशेंट्स आए होते हैं हॉस्पिटल में, तो वहां से गुजरना मुश्किल होता है, तो अब लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है। अब हमें तो यही नजर आ रहा है बस सामने के भी, अच्छा इस लोकेशन में ये इशू आ रहा है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम उस जो पर्टिकुलर एरिया है उस पर फोकस कर रहे हैं, जबकि आपको ऑल रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट देखनी है। अच्छा मैं बताता हूँ उसे हो क्या रहा है। उससे ये हो रहा है कि वो लोग जो वहां फंस गए हैं और लेट उस एरिया से निकल पा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम हो गया है, तो जब वो वहां से निकलते हैं, ऑफ कोर्स दे वांट टू रीच देयर डेस्टिनी एट द टाइम दे वांट, तो वो फिर स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की। ठीक है, तो वो फिर ड्राइविंग जब तेज करते हैं तो उसमें हो सकता है कि दे मीट एन एक्सीडेंट, किसी बंदे के साथ भी हो सकता है। अब इसका इम्पैक्ट एक्सीडेंट पे भी चला गया, आपकी वजह से लेट हुए, उन्होंने कहा अच्छा हम तेज गाड़ी चलाएंगे, और उस वजह से अपना भी नुकसान कर लिया। और अब बताने लगेगा यार इन्होंने तेज गाड़ी चलाई है, इनका कसूर है। एक्चुअली उसका इम्पैक्ट जो है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के साथ है, लेकिन इम्पैक्ट आया कहाँ पे, किसी और लोकेशन पे जाके। तो वो भी, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वाइड रीचिंग इफेक्ट भी होता है, इसको भी आपको कम्युनिटी कंसिडर करना पड़ जाता है। और वो आपकी आप पे इम्पैक्ट आ रहा है, ये लिखा हुआ है बियॉन्ड द इमीडिएट लोकेशन ऑफ द प्रपोज डेवलपमेंट। तो ये एक एग्जाम्पल भी बन सकती है यहाँ पर। अच्छा इसी तरह से आप ऐसे ले लें कि किसी जगह पे बहुत कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पर धूल मिट्टी उड़ रही है, एयर पोल्यूशन है, तो लोगों को ब्रीदिंग के इश्यूज आ रहे हैं, तो अब लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं डॉक्टर्स पे, तो वहां पर वही बात कि प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। और यानी कि वहाँ लेट से हम कहते हैं वो ब्रेक किल्न है वहां पर, तो अब वहाँ वो बहुत डेंजरस होता है किसी, और वो कम्युनिटी का इम्पैक्ट वहां जा रहा है, और उसकी वजह से हॉस्पिटल पे भी इम्पैक्ट जा रहा है, और उसकी वजह से सर्टन पीपल आर नॉट बीइंग ट्रीटेड क्योंकि आपके पास एनफ डॉक्टर्स नहीं है, या आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अवे फ्रॉम द लोकेशन भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा फिर पुटिंग अ मॉनेटरी वैल्यू ऑन ऑल रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ये भी, अब मॉनेटरी वैल्यू प्राइवेट कॉस्ट पे दे सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट पे और एक्सटर्नल बेनिफिट पे ये आसान काम नहीं है। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट बेनिफिट्स असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू इज डिफिकल्ट, या एक्सटर्नल बेनिफिट है तो उसको भी मुश्किल है ये वैल्यू देना, या अगर आप देंगे भी तो वो उतनी एक्यूरेट होगी ही नहीं। फिर फोरकास्टिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड बेनिफिट, अच्छा अब ये भी कि आपने रेलेवेंट कॉस्ट देख ली कौन कौन सी हैं, उस पर मॉनेटरी वैल्यू भी असाइन कर ली जो कि मुश्किल काम है। तीसरा आ गया कि आपने देखना है इसका इम्पैक्ट जो है वो कब तक रहेगा, ये भी एक चीज है। जैसे ना वो एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो जब ये एटम बॉम्ब, आपको पता है मशहूर, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, तो अब वहां तो लोग मरे, ठीक है, अब वो नजर आ रहा है अच्छा कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। वो कहते हैं कि आइंदा 10 साल तक जो है ना, जो बच्चे भी पैदा होते थे ना वो नॉर्मल नहीं होते थे। इसका मतलब है कि इम्पैक्ट कई नेशन तक, कई जनरेशन तक, सॉरी, गया। तो ये इम्पैक्ट भी आपको देखना होता है कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है, तो वो भी फोरकास्ट करना आसान नहीं होता आपके लिए। अच्छा, तो अब जैसे क्लीन एनवायरनमेंट हमें नहीं मिल रहा, लोग बीमार हो रहे हैं और लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आइंदा आने वाली जनरेशन पे भी होगा क्योंकि अगर पेरेंट्स वीक होंगे तो बच्चे भी वीक होंगे ऑफ कोर्स।
तो उनमें कोई जो पेरेंट्स में आपको पता है कि कोई वीकनेस होती है, तो इट इज हाईली लाइकली दैट द सेम इज ट्रांसफर टू देयर किड्स एज वेल, या एटलीस्ट फ्यू ऑफ द किड्स, वन ऑफ द किड्स। तो वो भी आपको देखना होता है। तो आपको फिर खाली ये नहीं कि सिर्फ सुपरफिशियली या सामने सामने जो नजर आ रहा है, फिर वो जो मैंने यहाँ एक क्रूड नेचर जो लिखा है, आपको डीप डाउन जाना पड़ेगा और एक्चुअली टाइम टेकिंग है, देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा। तो फिर ही आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, कितने सालों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, और ये नॉर्मली वही होता है ना जब बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट से तो कुछ नहीं होता, तो वहाँ ये इशू आ सकता है। फिर लास्ट आ गया डिसीजन मेकिंग, और फाइनली फिर आपने डिसीजन लेना है, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें आपको यही देखना है कि क्या जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट है वो ज्यादा बड़ा है वैल्यू ऑफ कॉस्ट से, तो फिर तो ठीक है। वो प्रोजेक्ट ओवरऑल कम्युनिटी को नेट बेनिफिट दे रहा है, यानी कि हमने बात की कि अगर सोशल बेनिफिट जो है वो ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट है, तो हम इसे कहेंगे कि नेट सोशल बेनिफिट हो रहा है। और ये पहले भी बात की थी, और अगर आपका सोशल बेनिफिट जो है वो अ, छोटा है सोशल कॉस्ट से, तो फिर हम कहेंगे आपको नेट सोशल कॉस्ट जो है ना वो है। जारी बात है, इसमें फिर कंपैरिजन क्या आपको माइनस ही करना पड़ेगा ना, हमने पहले भी पढ़ा था ये। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि नेट सोशल बेनिफिट या नेट सोशल कॉस्ट, ये ऐसे निकलता है कि सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट। अभी डिपेंड करता है कि कौन सा बेनिफिट बढ़ा है या कॉस्ट बढ़ा है, उसके हिसाब से हम उसको नेट सोशल बेनिफिट बोल देंगे या नेट सोशल कॉस्ट बोल देंगे। जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो बताएं। जी सर, एक क्वेश्चन है। जी बोलें। अ, आपने कहा जैसे कि प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट को हम मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन सर आपने बताया था कि प्राइवेट बेनिफिट तो ये होता है कि जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिली है वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, तो उसको कैसे मॉनेटरी वैल्यू में करेंगे? ये भी हाँ, ये यानी कि प्राइवेट बेनिफिट अगर आपको प्रॉफिट की शक्ल में हो रहा है फिर तो समझ आ रही है आपको, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन वही बात कि उसको मेजर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई तो यूनिट निकला हुआ है ना, जैसे हमने कहा इतनी यूटिलिटी है, और हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, और फिर आप प्राइस से इक्वेट करके, जो हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं उसको। लेकिन और जो कि मुश्किल काम है शक नहीं, लेकिन फिर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट, उसको तो मुमकिन ही नहीं है, यानी कि उसमें फिर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अच्छा जी, पोल्यूशन हो रही है, तो आप इसमें कितनी पोल्यूशन हो रही है, तो कार्बन पार्टिकल्स आप देखेंगे कि 1 घंटे में कितने रिलीज हो रहे हैं एक फैक्ट्री से। तो ये बहुत टाइम टेकिंग काम है, और फिर भी शायद आप उतनी एक्यूरेटली उसको ना बता सके। तो जो आप कह रही हो वो बात भी ठीक है, प्राइवेट बेनिफिट में भी एट टाइम्स इवन आपको प्रॉब्लम होती है इस केस में। अच्छा, इसी तरह प्राइवेट कॉस्ट में भी हो सकती है इस तरह की कि आपको कोई आप कह लो मेंटल शॉक आ गया है किसी चीज की वजह से, मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट है, तो आपकी वो भी प्राइवेट कॉस्ट में डिसीजन आपने लिया था, लेकिन आपने गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, तो डिसीजन तो आपका था, तो आप पे ही आएगी वो कि गलत डिसीजन ले लिए। तो उसमें भी लेकिन वही बात कि जिस तरह सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, उसी तरह डिससेटिस्फैक्शन को भी मेजर किया जाता है। यानी कि पढ़ा हमने कि यूटिलिटी होती है तो डिस यूटिलिटी भी होती है। जी। जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। अच्छा जी। आप जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे भी दूंगा इसमें करने के लिए। एक मिनट जरा। अभी ये तो ठीक हो गया।